हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान जंक्शन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने टू फॉर्म्स कवर कर ली थी। पहली थी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, और जो दूसरी जो थी वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जो थर्ड आ जाता है वो है पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। अब पार्टनरशिप या साझेदारी क्या होती है ये हम देखते हैं। Partnership is a form of business organization in which two or more persons agree to carry a business jointly and share its profit and losses। तो ये एक ऐसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि वो किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस को करेंगे और मिलजुल कर करेंगे, यानी कि ज्वाइंटली करेंगे, और जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस है वो साझा करेंगे। तो पार्टनरशिप या फिर साझेदारी हम बोल सकते हैं कि ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं, और उसमें जो होने वाले जो प्रॉफिट या लॉस हैं उसको एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसको जो गवर्न करता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको जो गवर्न करता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, इसको जो गवर्न करता है, जो एक्ट है, उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये चलता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यानी कि फीचर्स। अब इसमें जो देखें, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है एग्रीमेंट। यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो अगर कोई भी बिजनेस करने के लिए राजी हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट यानी कि एक समझौता करेंगे। वो जो समझौता करेंगे वो रिटिन फॉर्म में भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा एग्रीमेंट जो है वो रिटिन फॉर्म में ही होना चाहिए। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हैं उनके बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें, नियम वगैरह रखी गई हैं। कौन कितना पैसा लाएगा, कौन किसका कितना किसका प्रॉफिट होगा, क्या बिजनेस करेंगे, ये सारी कंडीशंस वो पहले से एग्री तय कर ली जाती हैं। अब वो चाहे ओरल करें या फिर लिखित रूप में करें। दूसरी फीचर्स आ जाता है इसका नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें पार्टनर की संख्या कितनी होती है। तो अगर इसमें देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो कम से कम दो चाहिए होते हैं। किसी भी साझेदारी को बनाने के कम से कम दो सदस्य यानी पार्टनर चाहिए होंगे, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस होता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें 200 तक हो सकते हैं। तीसरी विशेषता जाती है प्रॉफिट शेयरिंग। इंग्लिश पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज पर एग्रीमेंट। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, जैसे कि एग्रीमेंट में जो तय करा गया होगा। ये तो बराबर बराबर होगा या 3:2:1, कुछ भी रेशियो हो सकता है। अगर कोई भी तय नहीं करा गया है तो इक्वली बढ़ जाता है, बराबर बराबर बढ़ जाता है सब में। जो भी प्रॉफिट कमाएंगे ऐसे ही लॉस भी बढ़ जाएगा। फोर्थ आ जाता है ज्वाइंट मैनेजमेंट, यानी साझा प्रबंधन। इसमें जो मैनेजमेंट होगा वो सारे लोग मिलजुल कर करेंगे। यहाँ जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, जितने भी सारे डिसीजन लिए लाएंगे वो सारे लोग मिलजुल कर लेंगे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके पास राइट होती है कि वो जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें हिस्सा ले सकें। नेक्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी होगी, यानी दायित्व कैसे होगा। तो यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप में था, ओनर की लाइबिलिटी थी अनलिमिटेड थी, ऐसे ही यहाँ पर भी ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, असीमित दायित्व होगा। कि इसका मतलब ये होता है यदि बिजनेस में लॉस वगैरह हो जाए और लॉस बिजनेस की संपत्ति को बेचकर पूरा नहीं करा जाए तो जो पार्टनर्स हैं अपने घर से पैसे लाकर उसको, जो लॉस है या फिर उधारी है, उसको चुकाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इसमें मतलब है जो पार्टनर है और जो पार्टनरशिप फर्म है, आपस में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब होता है एवरी पार्टनर बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। मतलब हर एक जो पार्टनर है वो एक दूसरे का, जैसे एक रिलेशन होता है, एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो फर्म है वो क्या हो गई, प्रिंसिपल। जितने भी और पार्टनर्स हो गए वो सब हो गए एजेंट। ये तो फर्म और पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप हो गया। अब जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी।
तो ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, ए भी एजेंट है, दूसरा भी एजेंट है। तो एक दूसरे के लिए वो प्रिंसिपल एजेंट का काम करते हैं, यही होता है म्यूचुअल एजेंसी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलग से कोई पहचान नहीं है। ये मेंबर्स और फर्म के बीच में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कंपलसरी नहीं होता है, ना किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। इसीलिए ये इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं दिया गया है इन द आइस ऑफ लॉ। अब इसके मेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं। पहला इसका जो मेरिट्स है वो है इजी फॉर्मेशन, मतलब इसको स्थापित करना, मतलब इसको स्टार्ट करना, जो पार्टनरशिप है उसको कोई मुश्किल नहीं, आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एग्रीमेंट, बस एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो भी ओरल करो रिटन करो, कोई अपनी मर्जी है। लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी लॉ की, गवर्नमेंट की परमिशन लो। तो इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत कम होती है। दूसरा मोर कैपिटल, इसकी एडवांटेज है मोर कैपिटल। अगर हम देखें सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट इंटू फैमिली के कंपेरिजन में, यहाँ पे जो पूंजी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ अकेला व्यक्ति पैसा लगा रहा होता है, यहाँ कई सारे लोग पैसा लगा रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादा पूंजी अवेलेबल। थर्ड है बेटर डिसीजन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम देखें, वहाँ जो डिसीजन अकेला व्यक्ति ले रहा था, जल्दीबाजी में जो निर्णय है वो गलत लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सब लोग ज्वाइंटली मिलजुल कर डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो अच्छे लिए जाएंगे, बेटर लिए। डिवीजन ऑफ वर्क नेक्स्ट आ जाता है इसकी एडवांटेज। यहाँ पर काम को बांटा जा सकता है, वहाँ अकेला व्यक्ति था, वही मालिक था, वही प्रबंधन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन यहाँ पर हम काम को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है इसमें। जब चाहें हम इसके साइज को घटा सकते हैं, इसके बिजनेस के नेचर को बदल सकते हैं, पार्टनर्स को घटा सकते हैं, नए पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स देखते हैं इसके क्या है, हानियाँ। पहला डीमेरिट है कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ पर जो पर्सनल रिस्क होता है, पार्टनर्स रिस्क पर्सनल प्रॉपर्टी, जो उसकी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर्स होती हैं उनकी लायबिलिटी का अनलिमिटेड। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के कंपैरिजन वगैरह में देखें, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। कंपनी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा, पूंजी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। अब देखा होगा जैसे कि जहाँ पार्टनरशिप में चलती है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़े वगैरह विवाद होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स उनके मतभेद हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसकी निरंतरता में कमी रहती है, जैसे कि डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई किसी पार्टनर की, तो उससे क्या हो सकता है, पार्टनरशिप एंड हो जाए। लिमिटेड एक्सपेंशन, मतलब इसके ग्रोथ वगैरह के चांसेस कम होते हैं। तो बड़े बिजनेस हम करना चाहते हैं, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखें, एक एक्टिव पार्टनर, यानी एक्टिव पार्टनर वो होगा जो पूरी तरीके से सक्रिय रूप से जो पार्टनरशिप के काम धंधे हैं उसमें भागीदारी करेगा, मैनेजमेंट वगैरह में हिस्सा लेगा। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर नाम से समझ आ रहा है, स्लीपिंग, उसे निष्क्रिय रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, पैसा लगा देगा, लेकिन मैनेजमेंट वगैरह में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन प्रॉफिट लेने आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का पार्टनर है, वो सिर्फ अपना नाम देता है, ना ही वो पैसा देगा, कंट्रीब्यूट कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ना ही वो प्रॉफिट लेगा, सिर्फ अपना नाम दे देगा कि मेरा नाम है, अपना नाम दे देगा कि मैं भी उसमें पार्टनर हूँ, तो उसके नाम की गुडविल वगैरह यूज करी जाएगी पार्टनरशिप पर खान के द्वारा। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मतलब ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो सिर्फ ना कैपिटल लगाएंगे, ना मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट लेने आ जाएंगे, ना ही वो लॉस, सिर्फ प्रॉफिट के लिए उनको रखा जाता है। माइनर पार्टनर, माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं, जैसे कि ये है फॉर प्रॉफिट ओनली, ऐसी माइनर पार्टनर ये है, इसको भी हम प्रॉफिट के लिए ही सिर्फ बना सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कुछ, दो पार्टनर और रह गए थे। एक है पार्टनर बाय एस्टोपल, दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है, अ पर्सन हु बाय कंडक्ट और वर्ड गिविंग इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर एंड इज लायबल टू थर्ड पार्टी। मतलब वहाँ पे कोई पार्टनर ऐसा है जो अपनी कुछ ऐसा काम कर देता है या कुछ ऐसा बोल देता है जिससे दूसरों को, बाहर वालों को विश्वास हो जाता है कि ये भी वहाँ फर्म में पार्टनर है। जैसे कोई, किसी फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी,
अब उनका वो बाहर चले गए और उनका दोस्त आके सी वहाँ बैठा हुआ था और बाहर से कोई भी व्यक्ति आया तो सी ने ऐसा दिखाया कि वही उस फर्म का पार्टनर है। तो जो बाहर से व्यक्ति आया था उसको विश्वास हो गया कोई सी पार्टनर है, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि जो सी है वो पार्टनर हुआ एस्टोफल है, क्योंकि उसने कंडक्ट या फिर कोई ऐसा काम करा जिससे दूसरे को विश्वास हो गया कि वो पार्टनर है। लास्ट आ जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पर्सन हु अलाउड अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर इज लायबल लाइक अ पार्टनर। अ पर्सन हु अलाउ अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर इज लायबल लाइक अ पार्टनर। जैसे जो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है वो दूसरों को है वो अलाउ कर देता है कि मुझे भी यूज कर सकते हो एज अ पार्टनर। तो जैसे कि फर्म को अलाउ कर दिया कि वो मेरा नाम यूज कर सकते हैं एज अ पार्टनर, तो वहाँ पर वो भी लायबल हो जाएगा और वो पार्टनर की चले तरह ही, भले ही वो उस फर्म का पार्टनर ना हो। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी कितने प्रकार की होती है? अगर हम देखें साझेदारी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के आधार पर, अवधि के आधार पर देखें तो पहली आ जाती पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छा अनुसार साझेदारी, जब तक उनकी इच्छा है तब तक चलाएंगे वरना डिजॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ये डिजॉल्व हो जाती है जब जब पार्टनर्स की इच्छा होती है तब उसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब एक विशिष्ट साझेदारी करेगी, किसी काम के लिए करेगी, वो काम पूरा पार्टनरशिप पैटर्न। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया तो किसी को ओवर ब्रिज ब्रिज बनाने, ब्रिज है, पुल है, कुछ भी बनाने का एक भी प्रोजेक्ट ले लिया, अब वो ब्रिज बन के कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब दायित्व के आधार पर। तो पहले आती है जनरल पार्टनरशिप, दूसरी आती है लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी अनुबंध पत्र क्या होता है। अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, एक प्रकार का रिटेन एग्रीमेंट है, लिखित रूप में जो एग्रीमेंट समझौता वगैरह करा जाता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें क्या होता है शर्तें वगैरह टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं साझेदारी की। हालांकि ये है कि ये कंपलसरी नहीं है इट, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कभी भी डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं तो इसको हम एविडेंस के रूप में यूज वगैरह कर सकते हैं, वैसे इसको करना कंपलसरी नहीं है कोई भी। अब इसका कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं, क्या क्या आना चाहिए कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर, मतलब जो फर्म है उसका नाम क्या है, कहाँ पे एड्रेस है, जो पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है बिजनेस की, कहाँ पर बिजनेस हो रहा है, प्लेस बिजनेस का, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच पार्टनर, मतलब हर एक व्यक्ति कितनी पूंजी वगैरह कैपिटल लेके आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, उनकी राइट ड्यूटी लायबिलिटी क्या है पार्टनर्स की, रूल्स क्या होंगे जब कोई किसी को एडमिशन करना हो पार्टनर का, किसी का रिटायरमेंट करना हो, किसी की मृत्यु हो जाए तब क्या कानून होंगे, अकाउंट्स एंड ऑडिट कैसे होगा, डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट करेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं पार्टनरशिप डीड में। और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, तो आंसर है नो। जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का है वो कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट कंपलसरी, हाउएवर एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर फ्रॉम, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो अनरजिस्टर्ड फर्म है, कोई फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, पार्टनर एक दूसरे पर केस फाइल कर नहीं कर सकते, ना ही थर्ड पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती। तो इसका मतलब ये होता है जो पार्टनरशिप फर्म है किसी बाहर वाले पे केस नहीं कर सकती, ना बाहर वाला पार्टनरशिप पे कर सकता, ना ही पार्टनर एक दूसरे पे केस कर सकते। अब जो अगली फॉर्म आ जाती है वो हमारी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी संस्था। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर टू अचीव कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग अपनी स्व इच्छा से आते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो मिलते हैं किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, कॉमन
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, कल्चरल नीड। यानी यहाँ पे जो पर्सन वगैरह मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कि कुछ आर्थिक ज़रूरतें होंगी, कुछ सामाजिक ज़रूरतें होंगी, कुछ सांस्कृतिक ज़रूरतें होंगी, उन्हीं को पूरा करने के लिए वो मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो बिजनेस करा जाएगा जॉइंटली करा जाएगा मिलकर, मतलब वहाँ पे कोई एक मालिक नहीं होगा, बहुत सारे मालिक होंगे, जॉइंटली ओन एंड डेमोक्रेटली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, जहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होंगे, जॉइंट संयुक्त ओनर्स होंगे, जॉइंट ओनर्स होंगे, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, मतलब हर एक के पास वोटिंग राइट होगी यहाँ पे। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है, वन मैन वन वोट पे ये काम करती है। एंड एम्स, इसका एम्स होता है जो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका जो एम होता है वो होता है सर्विस, सर्विस देना, लोगों की सेवा करना, देन द प्रॉफिट। अगर हम फीचर्स इसके देखें, करेक्टरिस्टिक, तो पहला आ जाता है वॉलंटरी एसोसिएशन। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं आते, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, मिलते हैं, अपनी स्वेच्छा ज्वाइन करेंगे, जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं। दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब ये प्रिंसिपल पे काम करती है, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट पे काम करती है। तो यहाँ पे एक इंसान है, उसका एक वोट होगा, तो उसको वोटिंग राइट वगैरह दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए, उससे कोई मतलब नहीं, वोटिंग राइट उसको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस मोटिव। पहले भी पता है, इसका जो मेन एम होता है वो मुनाफा कमाना नहीं होता है, इसका जो मेन एम होता है सर्विस करना, लोगों को सेवा देना, देन द प्रॉफिट। सेपरेट लीगल एंटिटी इट हैज, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। इट हैज ओन लीगल स्टेटस सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो इसके जो सदस्य हैं उससे अलग हो गई, सदस्य चले जाएं आए जाएं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसकी एक अलग पहचान है मेंबर से। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे जो सदस्य मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड, जितनी उनने कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी उसी तक सीमित होगी, उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जैसे इसमें क्या हुआ कि हमने 10,000 का सामान लेके आए थे, और जो 8,000 का जो था वो हमारा सबको ज़रूरतें होने पूरे होने के बाद 2,000 रुपये फिर भी बच गया, सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो गई लेकिन 2,000 फिर भी बच गया। तो जो 2,000 सरप्लस बच गया है, एक्स्ट्रा बच गया है, तो वो पैसा क्या होगा, मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने प्रकार की होती है, पहले देखें। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारे जो उपभोक्ता होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो एक सोसाइटी बना लेते हैं, वो सोसाइटी क्या करेगी, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें बना रहा है उसी से खरीद के लाते हैं, ना कि रिटेलर या होलसेलर से खरीदेंगे। तो बीच में जब रिटेलर होलसेलर आ जाते हैं तो जो कॉस्ट आती है वो बढ़ जाती है। मान लो 10 रुपये की चीज़ मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, तो वो हमें आकर 15 या 20 रुपये में मिलती है। अगर हम डायरेक्टली उसी से खरीद लाए जाके मैन्युफैक्चरर से, तो हमें 10 रुपये की पड़ेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही होता है कि छोटे छोटे उपभोक्ता मिल जाते हैं और वो सामान खरीद के लाते हैं, तो वो सामान डायरेक्टली लाते हैं, वो सस्ता पड़ता है, वो अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करते हैं। अगर यदि सामान बच जाता है तो उसको थोड़े से हाई रेट में बाहर वालों को बेच दिया जाता है, उससे जो मुनाफा आएगा वो आपस में बांट लिया जाता है। नेक्स्ट रहता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वहाँ उपभोक्ता मिल रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनने कुछ चीज़ें बनाई, निर्माण करी, अब वो बिक नहीं पा रही हैं क्योंकि बाहर उनके पास पैसा वगैरह भी ज़्यादा नहीं होता कि बाहर ले जाके बेचे, सामान भी थोड़ा, तो थोड़े थोड़ा जो व्यापारी छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो मिल जाते हैं, वो एक सोसाइटी बना लेते हैं। अब वो सोसाइटी क्या करती है, सामान सारा इकट्ठा करके बाहर जाके महंगे दामों में बेच के आती है। नेक्स्ट है तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब ऋण वगैरह, जिसको पैसे वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ लोगों को लोन वगैरह दिया जाता है, लो इंटरेस्ट पे, लो ब्याज पे। जैसे बहुत सारे लोग मिल गए और उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा, उसमें से किसी को ज़रूरत लगी कि पैसा चाहिए, तो वो सोसाइटी उसको लोन दे देगी और कम ब्याज दर पे देगी। जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो पैसा वापस कर देगा, तब कोई दूसरा को ज़रूरत पड़ेगी वो ले जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये लोन वगैरह देती है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, किसी बाहर वाले को नहीं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हेल्प फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स हेल्प देयर। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर्स हैं, छोटे किसान वगैरह हैं या उत्पादक हैं, वो मार्केटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मार्केट जो उनका प्रोड्यूस वगैरह है उसको बिक्री करने का काम करवाती है अच्छे दामों पर मार्केटिंग कोऑपरेटिव। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू द मेंबर। जैसे बहुत सारे सदस्य मिल गए, उनने एक पैसा सारा इकट्ठा करा और जो बिल्डिंग बना ली बड़े सी, उसमें कई सारे फ्लैट बना लिए, वो आपस में फ्लैट वगैरह बांट लिए, ये होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी।
जो अपार्टमेंट वगैरह। अगर हम इसके देखें मेरिट्स वगैरह क्या कहते हैं, तो मेरिट देखें, पहला इसका है ईजी फॉर्मेशन। इसको स्टार्ट करना ईजी है, कोई ज़्यादा सदस्य नहीं चाहिए, 10 सदस्यों को इकट्ठा करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर लो, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह भी नहीं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के, तो इसमें क्या होता है, वन मैन वन वोट की पॉलिसी है इसमें। सब, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कितनी भी कैपिटल यानी पूंजी कंट्रीब्यूट करे, वोटिंग राइट उसको जरूर मिलेगी। तो हर एक व्यक्ति का एक अधिकार होता है, एक वोट होता है मत। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ उनकी लाइबिलिटी होती है वो सीमित होती है। नेक्स्ट आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस, मतलब इसकी स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये मेंबर्स से अलग है, तो मेंबर्स आए जाएं छोड़ के जाए कोई मतलब नहीं है। इसकी अपनी अलग से एक कानूनी पहचान है, तो ये लंबे समय तक चलती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल बेनिफिट। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रमोट्स इक्वलिटी। इसका जो सोशल बेनिफिट है, इससे जो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह कर रहे हैं, जैसे कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, या जो प्रोड्यूसर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको कम करती है और इक्वलिटी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट। जो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको गवर्नमेंट वगैरह जो है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जैसे फाइनेंस दे के, सब्सिडी दे के, टैक्स बेनिफिट दे के। इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं? डीमेरिट देखें तो लिमिटेड कैपिटल होगी, यहाँ पर पूंजी वगैरह कम होगी कंपनी वगैरह के फॉर्म के में कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं वो लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप आते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा वगैरह तो होता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो कुशलतापूर्ण नहीं होगा, इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सैलरी वगैरह पर्सन नहीं रखे जाएंगे, जो आपस में जो मेंबर्स हैं यही मैनेजमेंट करेंगे, जो कि क्वालिफाइड वगैरह प्रोफेशनल नहीं होते हैं। दूसरा था लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है। जो सदस्य मिलेगा नहीं भी मेहनत कर रहे हैं कुछ, तभी उनको प्रॉफिट या जो मिलना चाहिए बेनिफिट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उन्हें पता है हम चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मिलना उतना ही है, तो इसीलिए वो मेहनत नहीं भी कर रहे हैं तब भी उन्हें मिलेगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, इसमें जो राजनीतिक पार्टियां वगैरह हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं, अपना अपना इन्फ्लुएंस दिखा। लास्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब इसमें लड़ाई झगड़े विवाद वगैरह होने के, डिस्प्यूट होने के चांस रहते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये डिटेल में लिखी हुई हैं, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी संयुक्त पूंजी कंपनी। इसका अर्थ मीनिंग देखें अगर क्या है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं मिलजुल कर एक ग्रुप बना लेते हैं। वो जो ग्रुप में जो लोग हैं वो कैपिटल यानी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट वगैरह जो होता है उसको शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। तो ये क्या है, ये जो उसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उसको अलग होती है, उनसे अलग होती है, सेपरेट होती है। क्योंकि क्यों सेपरेट है, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में होता था, अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इसको कानून के रूप में एक अलग पहचान मिल जाती है। अगर आप इसके करेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स देखें तो क्या है, पहला आ जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसकी एक अलग पहचान है, इस ये जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि मेंबर्स हैं, अंशधारक हैं, उनसे एक अलग इसकी पहचान है। क्यों इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, इसके लिए ही सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिली। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल लीगल। जो कंपनी है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब एक इंसान की ही तरह है, इंसानों की तरह ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध वगैरह कर सकती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इंसान खाना पीना खाते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन ये सांस नहीं ले सकती और खाना पीना नहीं खा सकती। बाकी जो इंसान काम करते हैं वही ये करती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो जो है निरंतर अस्तित्व बना रहता है इसकी, क्योंकि मेंबर्स में कम मेंबर्स में वो सदस्य आएंगे सदस्य जाएंगे, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहती, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसको बाइंड अप नहीं करा जा सकता है। स्पेशल केस में कोर्ट वगैरह जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो इसको बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जितना उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट करा है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स,
ट्रांसफर्टी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जैसे शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड अनलेस रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी होती हैं कि जो शेयर्स वगैरह है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने हिस्से को, लेकिन जो पब्लिक कंपनियां हैं उनको हम आसानी से उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए। कॉमन सील, कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जो कॉमन सील है जो कंपनी होती है उसके ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगा कर जाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स तो नहीं करते हैं, शेयर होल्डर्स तो पैसा लगाते हैं, सिर्फ वो अपनी बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निर्देशकों को बैठा देते हैं जो कि कंपनी को चलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल डिवीजन। तो यहाँ पर जो टोटल संपत्ति है कंपनी की टोटल है वो छोटी छोटी पार्ट्स में बटी हुई होती है, शेयर्स जिसे बोलते हैं। जैसे कि देख लें कंपनी की वैल्यूएशन है 1000 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 रुपये के शेयर में। अगर हम 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 से अगर डिवाइड कर दें तो हम निकल के आएगा जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 100 शेयर्स में बटी हुई है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। ये होता है कैपिटल डिवीजन। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कितने प्रकार की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर देखें तो 2 प्रकार की होती है। पहली प्राइवेट पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी, यहाँ कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, अधिकतम 200 मेंबर्स हो जाते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य चाहिए होंगे और अधिकतम जो होते हैं इसमें कोई भी सीमा नहीं होती, नो लिमिट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के आधार पर देखें तो होती है, पहली आ जाती कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी लायबिलिटी लिमिटेड टू द अनपेड शेयर वैल्यू, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी आधार पर देखें तो पहले आ जाती कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी जो सदस्य की यानी शेयर होल्डर की वो कितनी होगी, जैसे 10 रुपये का शेयर है, अब उनने अभी तक सिर्फ 8 रुपये दिए हैं, 2 रुपये नहीं दिए, तो 2 रुपये ही उसके बकाया बचे हुए हैं, तो उसकी लायबिलिटी कितनी, 2 रुपये तक ही हुई बस अनपेड, जितनी अभी तक उसने नहीं पे करा है पे करा है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कितनी उसने गारंटी दी है, जितनी उसने गारंटी दे रखी है 1 लाख 2 लाख 3 लाख उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके ज़्यादा नहीं होगी। अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में थी। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर देखें तो पहली आती चार्टर्ड कंपनी, दूसरी आती स्टैचुरी कंपनी, तीसरी आती रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो रॉयल चार्टर से बनाई जाती है, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों की, वो चार्टर्ड कंपनी थी। स्टैचुरी कंपनी कौन सी होती है, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको हम रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके मेरिट्स अगर देखें, मेरिट्स वगैरह क्या हैं, तो पहला मेरिट्स आ जाता है इसमें कि लार्ज कैपिटल। यहाँ पे जो पूंजी होती है वो बहुत सारी, क्योंकि कंपनी में हजारों शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर कई करोड़ रुपए हो जाता है इकट्ठा, इसीलिए 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ बहुत सारे पैसे कंपनी में लगे हुए होते हैं। दूसरा क्या है मेरिट्स की, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनका रिस्क कम होता है क्योंकि उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, कितना पे करना है, जितना अनपेड है अभी तक नहीं पे कर रहा है। परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी लगातार निरंतर चलती रहती है, कॉन्टिन्यूटी बनी थी, सदस्य आएंगे सदस्य जाएंगे लेकिन कंपनी लगातार चलती रहेगी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा वो प्रोफेशनल होगा, कुशलतापूर्वक होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट को हायर करा जाता है, अकाउंटेंट वगैरह को। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब इसमें अगर कोई व्यक्ति चाहे अपने हिस्सेदारी है जो शेयरों को हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र कर सकता है ईजिली बाय, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक में नहीं। दूसरा क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती है, कॉन्टैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है एक दूसरे को। नेक्स्ट आ जाता है डीमेरिट्स। इसकी क्या क्या है डीमेरिट्स, पहली है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप थी, उसको स्टार्ट करना बहुत आसान था, लेकिन कंपनी में बहुत सारी कानूनी कार्रवाई होती, गवर्नमेंट से परमिशन लेती होती, लीगल रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, तो इसको थोड़ा इसकी स्थापना करने में जटिलता आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, हाई कॉस्ट। नेक्स्ट, जो कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आती है, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इसको फॉर्मेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए,
कॉम्प्लायंस कॉस्ट आर हाई, जैसे कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है उसमें पैसा लगना है, मैनेजमेंट रखना है तो उसके लिए बहुत सारी सैलरी देनी होती है एक्सपर्ट को, हाई सैलरी देनी होती है, फॉर्मेशन वगैरह में फॉर्मेशन में भी पैसा चाहिए होता है, तो यहाँ पर हाई कॉस्ट चाहिए होती है, कम पैसे से कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब गोपनीयता की कमी। जैसे गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है तो मैं अपनी कंपनी के अकाउंट्स, कितना प्रॉफिट हुआ साल में, क्या क्या है, ये सब पब्लिश कराना वेबसाइट वगैरह पे कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर हो सकता है वो जो जानकारी है वो बाहर वाले यूज कर लें, कंपटीटर वगैरह जो हैं प्रतियोगी वो यूज कर लें, तो जानकारी लीक हो जाती है, डिस्क्लोजर। अकाउंट्स एंड रिपोर्ट मस्ट बी डिस्क्लोज। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कंट्रोल। शेयर होल्डर्स में हैव लिटिल कंट्रोल, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन वगैरह किसको लेना है, डायरेक्टर्स को लेना है, लेकिन शेयर होल्डर्स उसमें उनकी वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो कंपनी वगैरह होती है तो कंपनी को बहुत सारी गवर्नमेंट के जो नियम वगैरह होते हैं उनको फॉलो करना होता है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, बहुत और भी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सेल्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स एक्ट है, तो उन सारी कानूनी जो कानून वगैरह बने उनको फॉलो करना होता है, गवर्नमेंट भी इनको नियंत्रण में रखती है। अब अगर देखें डिफरेंस क्या है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी ये है, पब्लिक कंपनी ये है। मिनिमम नंबर्स देखें कितने सदस्य चाहिए होते हैं, कम से कम प्राइवेट में 2, इसमें 7 चाहिए होते हैं। दूसरा देखें अधिकतम सदस्य कितने चाहिए होंगे, कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में होते हैं 200, पब्लिक में होते हैं अनलिमिटेड। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर किस में पॉसिबल है, प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन होती है, फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं पब्लिक में। कैपिटल किस में रेज कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती है पब्लिक से, जनता से, लेकिन पब्लिक कंपनी जनता से शेयर्स खरीदने की मांग कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखें तो फ्यू डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में और मोर डायरेक्टर्स होते हैं किसमें, पब्लिक कंपनी। डिस्क्लोजर करना रिक्वायरमेंट, मतलब खुलासा करना किसमें कंपलसरी होता है, तो देखें पब्लिक में स्ट्रिक्ट होता है, कंपलसरी है, करना ही करना है, लेकिन लेस कम कठोर होता है किसमें, पब्लिक में। लीगल स्टेटस, दोनों के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपीचुअल सक्सेशन, दोनों के पास परपीचुअल सक्सेशन होती है। लायबिलिटी देखें तो इसमें लिमिटेड होती है, शेयर्स होती है, इसमें लिमिटेड टू शेयर, दोनों में ही लिमिटेड होती है। सुटेबिलिटी, जो सुटेबल फॉर स्मॉल मीडियम, जब हम कोई छोटा या फिर मीडियम बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी खोल दो, बड़ा करना चाहते हैं लार्ज स्केल बिजनेस तो सरकारी या सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी खोलो। नेक्स्ट आ जाता है 1% कंपनी। 1% कंपनी कुछ नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी दोनों का मिलाकर एक नए चीज तैयार कर दी गई, जिसको 1% कंपनी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, नाम से समझ 1%, जब कोई अकेला व्यक्ति चाहे कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो वो कंपनी फॉर्म खोल सकता है, लेकिन उसमें जो फीचर्स होंगे 1% कंपनी के, कुछ फीचर्स जो होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के होंगे, कुछ फीचर्स जो होंगे वो किसके होंगे, कंपनी के होंगे, इसीलिए इसको बोल दिया 1% कंपनी। 1% कंपनी या कंपनी विच ओनली 1% है मेंबर, जो उसमें एक ही व्यक्ति मेंबर होता है। इट अलाउस अ सिंगल एंटरप्रेन्योर टू रन, अगर कोई सिंगल एंटरप्रेन्योर है वो कंपनी चला सकता है। इसको गवर्न कर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही इसको गवर्न करा जाता है। अगर इसके फीचर्स देखें, पहला फीचर आता है सिंगल मेंबर, यहाँ पे एक अकेला व्यक्ति होता है। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी भी अपनी एक अलग अलग पहचान होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, ये 3 फीचर्स जो हो गए ये कंपनी के हैं, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन है, ये भी कंपनी का फीचर है। नॉमिनी, नेक्स्ट आ जाता है नॉमिनी। नॉमिनी मतलब जैसे कि अकेला व्यक्ति है, अगर वो कभी मर गया, कुछ हो गई, उसकी मृत्यु वगैरह हो गई, तो कौन चलाएगा कंपनी को, कोई दूसरा मेंबर तो है नहीं। तो मेंबर्स क्या करता है, वो जो एक अकेला व्यक्ति है वो अपना नॉमिनी बना के जाता है, कि इसका मतलब ये होता है जो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद इस कंपनी का टेक ओवर उस नॉमिनी के हाथ में चला जाएगा डेथ होने के बाद। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट होता है इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति ही चेक कर रहा है, लेकिन इसमें भी डायरेक्टर रख सकते हैं। मैनेज बाय द सिंगल मेंबर हु कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर, सिंगल मेंबर करता है वो, डायरेक्टर भी डायरेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी मेरिट्स क्या क्या है। सिंगल ओनरशिप है, अकेले व्यक्ति का कंट्रोल है, उसी का ज़्यादा मुनाफे भाग होगा, कोई बंटवारे की जरूरत नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी है उसकी भी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन, इजी फॉर्मेशन, इसको स्टार्ट करना इजी है। डीमेरिट्स देखें इसके, पहले पास इसके पास पूंजी कम होगी, लिमिटेड कैपिटल होगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति पैसा लगा रहा ज़्यादा नहीं लगा सकता है, तो लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड स्किल, उसके पास स्किल की कुशलता कौशल की भी कमी होगी, स्किल की कमी होगी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, भले ही वो अकेला व्यक्ति है लेकिन उसको लीगल
जो है कॉम्प्लियंस है, कानूनी कार्रवाई वगैरह, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ है, सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैन नॉट रेट पब्लिक फंड। ये पब्लिक जो वगैरह है, पब्लिक से फंड वगैरह रेज नहीं कर सकती है कि पब्लिक को शेयर इशू कर दें, तो नहीं कर सकती है। डिपेंडेंस ऑन सिंगल पर्सन, ये जो होती है इसकी डिपेंडेंसी किसी एक व्यक्ति पर आश्रित होती है पूरी तरीके से, सिंगल होना। ये रिस्क, मान लो वही मेंबर है, वही मेंबर जो अकेला व्यक्ति है वो इनकेपेबल हो गया, तो यहाँ पर पूरा बिजनेस ठप्प पड़ जाएगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति पे पूरा डिपेंडेंस है। अब हमने फॉर्म पढ़ ली बहुत सारी। पहली चीज थी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी थी हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तीसरी थी पार्टनरशिप, चौथी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांचवी थी कंपनी और छठी थी 1% कंपनी। अब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाएं तो हम सोचें कि कौन सी सिलेक्ट करें, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमें हेल्प करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि हम कौन सी। पहला फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, द टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किस टाइप के हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस पैमाने पे कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड कितनी है, ये सारे फैक्टर इफेक्ट डालेंगे नेचर ऑफ बिजनेस में। नेक्स्ट आ जाता है साइज ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का आकार कितना है। अगर हम लार्ज स्केल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम कंपनी खोलेंगे, जबकि हम स्मॉल मीडियम करना चाहते हैं सोल पार्टनरशिप या पार्टनरशिप में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब पूंजी की आवश्यकता कितनी है। अगर हम ऐसे बिजनेस करना है जहाँ पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपनी या पार्टनरशिप में जाओ। नहीं ज़्यादा है कैपिटल, तो हम 1% कंपनी या सोल पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी कंसिडरेशन, लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी हो, तो फिर कंपनी में चले जाएंगे, या फिर जो कंपनी में चले जाएंगे, या फिर 1% कंपनी खोल लेंगे, या इसके अलावा भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमारी इच्छा है तो हम साझेदारी या सोल पार्टनरशिप कर सकते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसा चाहते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारा फुल कंट्रोल हो, हमारा ही मैनेजमेंट हो, सिंगल ओनरशिप हो, तो हम फुल पार्टनरशिप खोलेंगे या पार्टनरशिप में चले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कंट्रोल वगैरह बेटर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट भी कोई दूसरा देखे, तो हम कंपनी फॉर्म खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हम चाहते हैं प्रॉफिट को बांटना या नहीं बांटना, अगर हम चाहते हैं प्रॉफिट को ना बांटे तो सोल पार्टनरशिप में जाएंगे और 1% कंपनी में। अगर हम प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार हैं तो पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म में चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। अगर हम चाहते हैं बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी, स्थिरता कैसी है, अगर हम चाहते हैं परपीचुअल सक्सेशन यानी बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, तो कंपनी फॉर्म या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेंगे या फिर 1% कंपनी। नहीं तो हम नहीं चाहते हैं इस बिजनेस ठप्प भी कर सकते हैं कभी भी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हैं या पार्टनरशिप। नेक्स्ट जाता है लीगल फॉर्मेलिटी। अगर हम कानूनी कार्रवाई वगैरह से बचना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कानूनी कार्रवाई कम होती है। नहीं तो कंपनी में या फिर 1% कंपनी में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेशन। जो टैक्सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि फिर भाग जाता है किस पे, क्योंकि सोल पार्टनरशिप के लिए अलग रेट होती हैं, दरें होती हैं टैक्स की, और कंपनी के लिए अलग दरें होती हैं। नेक्स्ट आता है एबिलिटी ऑफ स्किल्ड पर्सन। ये भी इफेक्ट डालेगा हमारे पास जो स्किल्ड पर्सन, पढ़े लिखे व्यक्तियों के, प्रशिक्षित कर्मचारियों की अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर हमारे पास प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, तो हम कंपनी या फिर पार्टनरशिप खोल सकते हैं। नहीं है तो सोल पार्टनरशिप में जाएंगे। रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन नेक्स्ट, सर्टेन फॉर्म में रेस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन इंडस्ट्री। अब कुछ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन वगैरह होती हैं, कुछ फॉर्म ऑफ बिजनेस रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं कि इस फॉर्म में ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सर्टेन फॉर्म में भी रेस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री या रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे हम कोई भी बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो वो फॉर्म हम बिजनेस नहीं कर। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर हमें हाई रिस्क बिजनेस में प्रीफर लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हाई रिस्क है, तो उनकी प्रेफरेंस होगी हम लिमिटेड लायबिलिटी चूज करें। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और 1% कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे हमारी दूसरी यूनिट जो है यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। तो 2 यूनिट कवर हो गई, यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 कवर हो चुकी हैं। जो थर्ड यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।